Hello students, so welcome to the atomic structure second class. In last class we discussed about the cathode ray experiment as well as anode ray experiment. So we found out that in cathode ray experiment the cathode rays were ejected from the cathode and moved towards the positive electrode which was anode. And in anode ray experiment there were positive ions of the gas which was moving towards the negative electrode which was cathode. So in last class we discussed about the cathode ray experiment and anode ray experiment, and we discussed about the properties of cathode rays and anode rays. So remember the last point of the last class we were discussing about the E by M ratio. Everyone please focus here. So E by M ratio, हम बात कर रहे थे कैथोड रे एंड एनोड रे के लिए E by M रेशियो की, जहाँ पे कैथोड रेस के रिस्पेक्ट में एंड एनोड रेस के रिस्पेक्ट हमने ये देखा था कैथोड रेस वर्स इलेक्ट्रॉन और उसके रिस्पेक्ट में जो E by M का रेशियो था रिमेन्स कांस्टेंट. E by M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज बाई मास का रेशियो. एनोड रे के रिस्पेक्ट में हमने ये देखा था E by M ratio depend upon the gas which is present in discharge tube, which is present in discharge tube. So E by M ratio depend upon the gas which is present in discharge tube. For anode ray के रिस्पेक्ट में, कैथोड रे के रिस्पेक्ट में E by M ratio क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. चार्ज बाई मास का रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो, करेक्ट. सो हाउ दिस चार्ज बाई मास रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट सबको पता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. एक बार फिर से उसको आप याद करिए, रिकॉल करिए. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्कस किया था, हमने ये बनाई थी. मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं. दिस वाज द ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब. ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था बैटरी का, दिस वाज नेगेटिव टर्मिनल. एंड पहले केस में हमने ये देखा था, यहाँ हमने वैक्यूम पंप लगाया था जिससे हमने गैस का प्रेशर इसके अंदर बहुत कम कर दिया था. उसके बाद इलेक्ट्रॉन वाज इजेक्टेड फ्रॉम द एयर, जहाँ पे हमने बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया था 10,000 वोल्टेज के अराउंड. फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे थे, दिस इलेक्ट्रॉन. तो ये हमारा निगेटिव टर्मिनल था जिसको हमने क्या बोला था? कैथोड. और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था विच वॉज एनोड. तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा निगेटिव, वो निगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा. तो जो यहां से निकल रहा था कैथोड से वो कैथोड रेस थी जो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही थी. और फिर हमने ये देखा था कि इसके अंदर जो गैस प्रेजेंट है उस गैस का एक एटम होगा, उस गैस के एटम्स प्रेजेंट है. और ये इलेक्ट्रॉन जब जाएगा, एक हाई स्पीड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन था क्योंकि हमने बहुत हाई वोल्टेज बैटरी से अप्लाई किया था. तो एक हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जहां से जो निकल रहे थे वो जब जाके इस एटम पे स्ट्राइक कर रहे थे तो एटम किससे मिलके बना हुआ था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में है, साथ में क्या है? इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे होगा ऑर्बिट्स में. तो जब इलेक्ट्रॉन ये वाले जो इधर से आ रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए और इन्होंने स्ट्राइक करके इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से अब इस न्यूट्रल एटम में, ये क्या था पहले? एक न्यूट्रल एटम. न्यूट्रल एटम पे जब स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, तो पॉजिटिव आयन बन जाएंगे एंड निगेटिव इलेक्ट्रॉन बन. जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्ट हो गया, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो पार्ट बचेगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. कल मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपने पढ़ रखा है पहले की क्लासेस में भी, कि अगर मैं सोडियम के एक न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो सोडियम पे चार्ज क्या आ जाता है? पॉजिटिव. और साथ में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम के
एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये बन जाता है पॉजिटिव प्लस, तो ये न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो ये दो पार्ट में टूट गया, एक पॉजिटिव पार्ट है एक निगेटिव जो कि खुद इलेक्ट्रॉन है, और एक पॉजिटिव पार्ट है। तो ये एटम पे जब स्ट्राइक करेंगे तो जो पॉजिटिव आयन बनेगा, जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पॉजिटिव आयन बनेगा, वो किधर मूव करेगा? वो तो निगेटिव की तरफ ही मूव करेगा ना, कैथोड की तरफ। तो वो इधर मूव करेगा पॉजिटिव वाला, और जो निगेटिव वाला है वो इधर मूव करता रहेगा। तो ये निगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन थे जो इधर मूव कर रहे थे, और पॉजिटिव वाले के रिस्पेक्ट में हमने देखा था जो इधर मूव कर रहे थे वो पॉजिटिव आयंस थे। अब उन पॉजिटिव आयंस में जो गैस होगी उसी का पॉजिटिव आयन बनेगा। अगर यहां पे मैं गैस चेंज करता जाऊंगा, एक बार मैंने हीलियम ले ली, फिर मैंने हाइड्रोजन ले ली, मैंने नियॉन ले ली, तो अगर मैं गैस चेंज करता जाऊंगा तो उसका आयन चेंज होता जाएगा। तो उसके रिस्पेक्ट में हमने देखा था कि E/m का जो रेशियो है वो वेरी करेगा, क्योंकि वो गैस पे डिपेंड होगा, जबकि यहां पे चार्ज बाय मास का रेशियो कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज और मास तो कांस्टेंट है। ये तो कैथोड रेस की बात हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। बट जब हम एनोड रे के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वहां पे चार्ज एंड मास का रेशियो वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? क्योंकि अगर मैं गैस बदलता जाऊंगा तो वहां पे पॉजिटिव आयन चेंज होता जाएगा। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जहां पे फिर हमने देखा था कैथोड रेस की जो डिस्कवरी थी वही बन गई इलेक्ट्रॉन, और साथ में एनोड रेस की जो डिस्कवरी थी फिर वही कन्वर्ट हो गई किसमें? प्रोटॉन की डिस्कवरी। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? लास्ट पॉइंट मैंने आपको लिखाया था कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ले ली जाए, तो हाइड्रोजन गैस लेंगे तो उसका जो एटम होगा H, जब वो टूटेगा तो वो टूटेगा किसमें? H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना, इन्हीं दो पार्ट में टूटेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हम हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज हाइड्रोजन जिसके पास एक प्रोटॉन है और ये एक ही इलेक्ट्रॉन है। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1h1 के साथ। इसके सेंटर में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा? तो यही बचेगा H प्लस साथ में इलेक्ट्रॉन। मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ये निकला हुआ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचेगा क्या? केवल प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को हम H प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा जो प्रोटॉन है यहाँ पे, तो हम इसको ही प्रोटॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। H प्लस को ही हम प्रोटॉन बोल रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था डिस्कवरी, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज में पढ़ रहे थे, कि जब हम लाइटेस्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं H प्लस के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे E/m का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम आएगा, और उसी जो लाइटेस्ट एलिमेंट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटॉन, जो कि H प्लस होगा। तो यहां तक हमने डिस्कशन किया था। आगे हम बात करते हैं, वो हो गई कैथोड रेस प्रॉपर्टी, एनोड रेस प्रॉपर्टी। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड रेज निकल रही थी वही इलेक्ट्रॉन। अब कुछ पॉइंट्स की हम बात करें, जैसे मैं अगर आपको नोट बोलूं, फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ कैथोड रेज, इन केस ऑफ कैथोड रेज experiment, in case of cathode ray experiment, इलेक्ट्रॉन लिखो या फिर कैथोड रेज बोल दूं, कैथोड रेज, इन केस ऑफ कैथोड एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज was ejected from cathode, but in case of anode rays, experiment, anode rays एनोड रेज वॉज नॉट इजेक्टेड फ्रॉम एनोड। ये एक फर्स्ट पॉइंट है नोड का। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आगे। पहला पॉइंट, इन केस ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज वॉज इजेक्टेड फ्रॉम कैथोड। ये पॉइंट क्लियर है? ये कभी कभी एमसीक्यू में आपके 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आया तो उसमें ये पॉइंट भी आप
देख सकते हैं कि कैथोड रेज, अब उसकी लैंग्वेज को आपको पकड़ना है, कैथोड रेज वाज इजेक्टेड फ्रॉम कैथोड, कैथोड रेज कैथोड से इजेक्टेड होती है इसलिए उसको कैथोड रेज बोल रहे हैं। बट इन केस ऑफ एनोड एक्सपेरिमेंट, एनोड रेज वाज नॉट इजेक्टेड फ्रॉम एनोड, उसको एनोड रेज इसलिए नहीं बोलते हैं कि वो एनोड से निकलती है। कैथोड रेज को कैथोड रेज क्यों बोल रहे थे? क्योंकि कैथोड से निकल रही थी, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो। एनोड रेज के केस में क्या हो रहा था, याद करिए, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या डिस्कस किया था, ये अगर कैथोड है, यहां से ऐसे निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड रेज कैथोड से निकलती इसलिए उसका नाम पड़ गया कैथोड रेज। बट एनोड रेज के केस में एनोड रेज यहां से नहीं निकल रही, बल्कि जो गैस का एटम यहां प्रेजेंट था, जब वो पॉजिटिव आयन बना तब वो इधर मूव करना स्टार्ट किया। तो जो गैस का आयन था वो पॉजिटिव आयन बनने के बाद इस नेगेटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, वो थी एनोड रेज। बट वो इधर से आती हुई लग रही है कि वो इधर से निकल के आ रही है, इसलिए उसका नाम एनोड रेज है। बट वो एनोड से निकलती नहीं है, एनोड से इजेक्टेड नहीं, इजेक्शन नहीं हो रहा है उनका, बल्कि वो यहां के पॉजिटिव आयन से जो कि इधर मूव कर रहे हैं। So in case of cathode ray ejected from the cathode, but in case of anode experiment, anode is not ejected from anode. एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। देन सेकेंड पॉइंट क्या है? तो सेकेंड पॉइंट हम बात कर रहे थे, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकेंड पॉइंट ई बाई एम के रेशियो में होता है डिफरेंसेस, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ई बाई एम का जो मास होगा कैथोड रेज के केसेस में वो डिपेंड नहीं करेगा गैस पे, एनोड रेजेस के केस में क्या होगा, वो गैस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। बट ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप रख सकते हैं दिमाग में, क्योंकि आपको क्वेश्चन करते टाइम ये यूज होंगे। कल मैंने आपको एक टेबल बना के दी थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए, याद है सबको? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चार्ज मास के रेशियो में एक टेबल बना के दी थी ना। तो उस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको, चलिए क्वेश्चन देता हूं, फिर मैं आपको उसमें बता दूंगा। ई बाई एम रेशियो, ई बाई एम का मतलब चार्ज बाई मास का रेशियो। कैलकुलेट द ई बाई एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। Calculate the E by M ratio for electron, proton, neutron and alpha particle and arrange them in increasing order. Increasing order में अरेंज करना है। E by M ratio for electron, proton, neutron, alpha and arrange them in increasing order। ठीक है, ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालना है। अब उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ अल्फा पार्टिकल क्या होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आपको पता ही है, अल्फा पार्टिकल भी आपने पढ़ ही रखा होगा 10th क्लास में। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है क्या? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। हीलियम का जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2He4, करेक्ट? दिस इज हीलियम 2He4। इस 2He4 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं यहां पे इसका एटम बना रहा हूं, इसका एटम ये यहां पे हम दिखा रहे हैं। इसका एटॉमिक मास आप देख सकते हैं 4 दिखा रहे हैं, एटॉमिक नंबर है 2। आप सबको पता है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के इक्वल होता है। एंड एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। So here 2 is given, it is atomic number, so it will be equal to number of electron as well as number of proton. So 2 प्रोटॉन होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन मैं यहां दिखा दे रहा, एक इलेक्ट्रॉन मान लो मैंने यहां पे दिखा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। साथ में टोटल एटॉमिक मास है 4, जिसमें से 2 प्रोटॉन है, तो बाकी क्या बचेगा? 2 न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, विच विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर, एंड 2 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे 2 को हम दिखा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए। ये हीलियम का एक एटम है, दिस इज द एटम ऑफ हीलियम।
इस एटम से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही निकालने की पॉसिबिलिटी, अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो बचेगा क्या? मैं ये डायरेक्शन दिखा रहा हूं, मैंने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो केवल क्या बचेगा? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम बचेगा, और उस पर चार्ज क्या होगा? चार्ज क्या होगा? 2 पॉजिटिव होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि He हीलियम का जो हमारे पास एटम है, उस एटम पे अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, He2+ बन जाएगा, और हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो उसका न्यूक्लियस बच रहा है, यही है क्या? अल्फा पार्टिकल। दिस इज द अल्फा पार्टिकल। केवल ये न्यूक्लियस, केवल और केवल न्यूक्लियस जो बचा हुआ है वही क्या है? अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद न्यूक्लियस बचेगा, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहां पे कैलकुलेशन करते हैं। अगर चलिए इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन के लिए E/m, चार्ज बाई मास का रेशियो, चार्ज बाई मास का रेशियो, चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कल हमने ये डिस्कस किया था। मास क्या रखेंगे इसका? अगर रखा 9.1 10 टू द पावर -31 kg, अगर kg वाला रख रहे हैं तो kg में रख दिया, AMU में रख रहे हैं, आपको जैसे भी निकालना निकाल सकते हैं क्योंकि हमको उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में E/m, प्रोटॉन का चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज होता है, हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अदरवाइज हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैसे दिखाते हैं? ऐसे माइनस साइन के साथ। हम केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आ रहा है स्पेसिफिक चार्ज का। तो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में E/m क्या लिखेंगे? 1.6 इंटू, ये भी वही होगा 1.602 10 टू द पावर -19, एंड देन मास कितना रखा जाएगा? 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में E/m का जो वैल्यू है वो क्या आएगी? न्यूट्रॉन के लिए चार्ज कितना होता है? 0। मास की वैल्यू हम क्या पढ़े थे कल? 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27। ये हो गया, ये आ जाएगा न्यूट्रॉन के लिए। देन क्या बचा? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के लिए E/m की क्या वैल्यू आएगी? अब बताइए यहां से देख के, अल्फा पार्टिकल के लिए E/m की क्या वैल्यू आएगी? अल्फा पार्टिकल हमने क्या डिस्कस किया? अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ये हीलियम है, हीलियम का एटम हमने पूरा बनाया था, केवल उसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो केवल जो न्यूक्लियस बचता है वही अल्फा पार्टिकल। तो ये जो न्यूक्लियस बचा है इसमें कितने, अगर देखा जाए तो 2 प्रोटॉन है ना? तो अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज में 2 प्रोटॉन आएंगे, तो 2 इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज हमने कितना पढ़ा? ये 1.602, तो ये वैल्यू यहां रख दें अगर, तो 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19, ये हो जाएगा। ये हो गया किसके लिए? अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज। चार्ज मतलब चार्ज उस पर कितना है? तो चार्ज उस पर 2 प्रोटॉन के इक्वल होगा। न्यूट्रॉन का तो चार्ज होता नहीं है, केवल प्रोटॉन का चार्ज होता है, 2 प्रोटॉन है उसमें, तो अल्फा पार्टिकल पे 2 इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 आ जाएगा। बाद में मास क्या रखा जाएगा? अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा, मास ये इसके इक्वल होगा 2p + 2n, 2 प्रोटॉन + 2 न्यूट्रॉन, है ना? यही होगा। या फिर इसको कितना बोल सकते हैं? 4AMU। आपने पढ़ा होगा किसमें? मोल कंसेप्ट में। अभी खत्म करके आए हैं सब लोग मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में हम इसको क्या दिखा रहे हैं? 4AMU। कल मैंने आपको कन्वर्जन बताया था कि AMU को kg में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं 4 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg में आ जाएगा 4AMU। ये कन्वर्जन है। 4 ये जो वैल्यूज थी, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 4 एटॉमिक मास है इसका, तो 4 हम रख देंगे, 4 इंटू ये AMU को kg में कन्वर्ट कर दिया। तो AMU को kg में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट क्लास में मैंने बताया था रिलेशन, वो रिलेशन हमने यूज किया 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27। तो ये kg में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों kg में कन्वर्ट किया है? क्योंकि यहां भी हमने kg में रखा है, यहां भी kg में रखा है, यहां भी kg, है ना? कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर हमने 4AMU को क्यों किया है, 4 इंटू AMU को kg में कन्वर्ट क्यों किया? हम सीधा इसका मास रख रहे थे, तो हम दोनों प्रोटॉन का मास रखते, 2 इंटू प्रोटॉन का मास प्लस 2 इंटू न्यूट्रॉन का मास, तो
वही तो मास बनेगा ना इसका, 2 इंटू प्रोटॉन का मास प्लस 2 इंटू न्यूट्रॉन का मास। तो आप वो वैल्यू रखोगे। तो लास्ट क्लास में याद करिए, टेबल में मैंने आपको लिखाया था कि विद रिस्पेक्ट टू एएमयू में जब हम जाते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट 1.00727 एंड न्यूट्रॉन का मास आता है 1.00867। जिसको नहीं याद है लास्ट क्लास की नोट्स में आप देखिए, हमने एक टेबल बनाई थी, उसमें लिखा था हमने कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है ऑलमोस्ट इक्वल है। इक्वल है तो अगर दोनों का मास इक्वल है तो मैं लिखूंगा 2 इंटू प्रोटॉन का मास प्लस 2 इंटू न्यूट्रॉन का मास। और दोनों मास अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। मतलब इक्वल है अगर तो दोनों को ऐड कर सकते हैं ना। मतलब आप ऐसे ही लिखेंगे 2 इंटू प्रोटॉन का मास, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास रख रहे हैं और दोनों मास इक्वल है तो सीधा सीधा लिख सकते हैं 4 इंटू, चाहे मास ऑफ प्रोटॉन लिख दो या 4 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख दो, है ना। तो वो भी करेंगे तो भी ये ऑलमोस्ट उसके इक्वल ही पहुंच जाएगा, तो कुछ खास डिफरेंसेस आएंगे नहीं आपको, ये कल की टेबल में आपने देखा ही था। तो अब मैं इसको इधर रफ करूं, अगर रफ क्या करना है, इसको ही आगे करते हैं। ये वैल्यू हो गई 0, ये वैल्यू मैं 1/2 कर दे रहा हूं, 1/2 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। दिस विल बी, इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, अगर 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, then it will be like 1.602 into 10 to the power minus 19 upon 9.1 into 10 to the power minus 31। अब ये तो आप सॉल्व करके निकाल ही सकते हैं ऊपर, है ना। ये ऊपर जाएगा, कितना बनेगा। अगर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगा वो बताइए, E/m का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगा। वैल्यू से देख के बतानी है, पूरा सॉल्व करेंगे आप और उससे निकालेंगे रेशियो, टाइम लगेगा उसमें, लेंदी कैलकुलेशन हो जाएंगी, है ना। तो लेंदी कैलकुलेशन ही बतानी है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि यहां पे कितना आएगा बताइए इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। अच्छा चलिए यहां देखिए, न्यूट्रॉन का क्या है 0, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है, न्यूट्रॉन का क्या है 0। अल्फा पार्टिकल के लिए मैंने ये हाफ क्यों किया, ये हाफ किया 1.602 10 टू द पावर माइनस 19, ये माइनस 27 है, ये 1.673 10 टू पावर माइनस 27 है, ये देखिए 1.673, ये 1.66 है, ऑलमोस्ट इक्वल आएंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस तो आएगा नहीं। ऊपर वाली वैल्यू दोनों की सेम है, 1.602 10 टू द पावर माइनस 19, 1.602 10 टू द पावर माइनस 19, नीचे वाली भी ऑलमोस्ट सेम है, तो मतलब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई और यहां पे हाफ का मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। देख सकते हैं सब लोग, ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है और यहां पे हाफ है, तो प्रोटॉन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी भाई एम की, अल्फा पार्टिकल की कम हो जाएगी, न्यूट्रॉन की 0 ही है। और ये भी आपको पता लग रहा है कि 10 की पावर माइनस 27 अगर ऊपर गया, अगर हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, है ना। 0 से तो बड़ा ही आएगा, वो तो सबको ही पता है 0 से बड़ा आएगा, ये भी 0 से बड़ा आएगा और ये 0 है, ये वैल्यू। तो हमें अभी तक ये वैल्यू 0 है, ये 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, ठीक है। तो सबसे कम हमारे पास कौन सा आ रहा है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E/m, चार्ज बाय मास का रेशियो, तो क्या आएगा, न्यूट्रॉन सबसे कम, क्यों, क्योंकि 0, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कंपैरिजन करना है, ऊपर की वैल्यू सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम, ये ऊपर की वैल्यू सेम है, नीचे यहां लिखा है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 और यहां लिखा है 1.673 10 टू द पावर माइनस 27। अब ये कैलकुलेशन मैं पूछ रहा हूं सीधा, मैं इसको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि इतना आपको आइडिया लगना चाहिए, है ना। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेई एंड नीट, सो यू शुड हैव टू कैलकुलेट दिस। सीधा देख के अगर आप कैलकुलेशन करने जाएंगे पूरा लेंथी प्रोसेस में कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तब तो आप सॉल्व ही करते रह जाएंगे। आपको सीधा यहाँ पे देखना है, ये वैल्यू 10 सेम हो गई ऊपर की, नीचे 9.1 10 पर माइनस 31, ये 1.6 10 पर माइनस 27, इन दोनों में कौन बड़ा होगा।
चाहिए? कौन बड़ा होगा इन दोनों में? ये ऊपर जाके 10 की पावर प्लस 31 बनेगा, ये ऊपर जाके 10 की पावर प्लस 27 बनेगा, है ना? तो कौन बड़ा आएगा? ये वैल्यू बड़ी आएगी ना, इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर मैंने बोला इन दोनों के लिए ऊपर वाली वैल्यू सेम है, तो उसको भूल जाइए, नीचे वाली वैल्यू से हमें कंपैरिजन करना है। तो मैं कंपैरिजन अगर बोलूं, तो मैंने अगर बोल दिया, मान लीजिए x है, इसके लिए मैंने बोला 1/10 की पावर -2, y के लिए मैंने बोला 1/10 की पावर -4, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा? ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 2, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 4, तो ये वैल्यू बड़ी आ गई, ये वैल्यू बड़ी आ गई ना, क्लियर है ना सबको? उसी तरह 10 की पावर -31 जो ऊपर जाएगा तो बड़ा आ जाएगा, तो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए और बड़ी आ जाएगी एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन अभी हमने क्या निकाला? न्यूट्रॉन 0 है, न्यूट्रॉन हमारे पास कितना है? 0 जो दिख रहा है। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में कंपेयर करके निकाला था, किसका ज्यादा था? अल्फा पार्टिकल जो था वो किससे कम था? प्रोटॉन से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में हाफ हो रहा है, सेम वैल्यूज हैं और यहाँ हाफ हो रहा है, तो अल्फा पार्टिकल कम हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा है। एक रिलेशन ये मिला, एक रिलेशन ये मिला, लास्ट रिलेशन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कंपेयर कर लिया, तो ये वैल्यू ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव होने की वजह से हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो प्रोटॉन का और कम आ जाएगा, तो प्रोटॉन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके बेस पे अगर मैं यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाऊं तो क्या आएगा? न्यूट्रॉन 0, अल्फा पार्टिकल से बड़ा प्रोटॉन है, प्रोटॉन से बड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो इट विल बी लाइक अल्फा पार्टिकल, देन अल्फा पार्टिकल से बड़ा क्या है? प्रोटॉन, एंड देन उससे ज्यादा का क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो ये E/m का रेशियो है, चार्ज बाय मास का रेशियो। फिर मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ये पॉजिटिव वैल्यू इसके चार्ज की रखी है, निगेटिव आप कंसीडर करके मत सोचना कि ये तो निगेटिव जाएगा तो फिर तो ये सबसे कम आना चाहिए। हम इसके मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं केवल, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में जो E/m का रेशियो हम निकाल रहे हैं वो हमारे पास ये आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलिए फिर इसको रफ करता हूं मैं। अब आगे डिस्कशन करते हैं हम। अब हम जाते हैं एटॉमिक मॉडल्स पे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हमने देखा, सबसे पहले हमने बात की थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मैंने आपको कल की भी क्लास में बोला था कि आपने 9th-10th क्लास में पहले से पढ़ रखा है, तो हम उस डिटेल में उन चीज़ों को डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं कि क्या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, है ना? वो चीज़ें मैंने आपको लिखवाई नहीं, मैंने आपको कैथोड रे प्रॉपर्टीज लिखवाई, एनोड रे प्रॉपर्टीज लिखवाई, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज हैं और उसी से एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट से निकले और उसी से आपको समझ में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकला, प्रोटॉन कैसे निकला। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे स्पेसिफिक चार्ज जो कि था हमारा E/m का रेशियो, वो हमने कैलकुलेट करके देखा कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट E/m। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिफरेंट एटॉमिक मॉडल। अब डिफरेंट एटॉमिक मॉडल में भी जो आपका फर्स्ट आता है वो क्या आता है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था? थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, जिन्होंने कैथोड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, उन्होंने ही पहले एटॉमिक मॉडल को भी एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया, थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल में ये बताया, इस थॉमसन एटॉमिक मॉडल को ही हम क्या बोलते हैं? प्लम पडिंग मॉडल, क्योंकि ये नाम ही याद रखने आपको, बस खास नहीं है उसमें। प्लम पडिंग मॉडल एंड वाटरमेलन मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल एंड वाटरमेलन मॉडल, है ना? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो उन्होंने ये बताया, जिसको हम वाटरमेलन भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, उन्होंने ये बताया कि जो एटम है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, दैट पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एटम, and the negative charge is embedded in the positive charge in either uniformly or non-uniform manner. So उन्होंने ये बोला कि जो हमारा
एटम है, अगर मैं इसको पूरे को बोलूं ये एटम, एटम, तो इसको उन्होंने वाटरमेलन के मॉडल से कंपैरिजन करके बोला कि अगर ये मेरा एक एटम है तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे आपने वाटरमेलन देखा होगा, वाटरमेलन से कंपेयर करके उन्होंने बताया कि वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला पार्ट होता है ना, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, है ना, तो जो रेड वाला पार्ट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो पार्ट है पूरे वाटरमेलन के अंदर जो प्रेजेंट है, वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है। जो रेड वाला पार्ट हम कंज्यूम करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज है। और उसमें जो ब्लैक सीड्स होते हैं वाटरमेलन में, है ना, ब्लैक सीड्स होते हैं, सबने देखा ही है, तो वो जो ब्लैक सीड्स प्रेजेंट होती हैं, दैट ब्लैक सीड्स आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि रेड पार्ट वो होता है वाटरमेलन का, और जो रेड, जो हमारी ब्लैक सीड्स हैं, ब्लैक सीड्स जो कि इंबेडेड होती हैं किसमें, उस रेड पार्ट में, अब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकती हैं और नॉन यूनिफॉर्म मैनर में भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती हैं। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये हमारा जो निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, बाकी पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो हर जगह फैला हुआ है। अब ये इस तरीके से अरेंज है इसके अंदर, ये निगेटिव और पॉजिटिव ओवरऑल, कि एटम जो है वो हमेशा किस स्टेट में रहेगा, न्यूट्रल स्टेट में रहेगा। उनका है कि एटम जो है, एटम न्यूट्रल स्टेट में है, जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस है उसका। अगर वो आयनिक फॉर्म या किसी और फॉर्म में है तो फिर वो कहीं ना कहीं कंबाइन करेगा कुछ ना कुछ, है ना। तो एटम जो है वो न्यूट्रल है, तो ओवरऑल जो है एटम न्यूट्रल, ओवरऑल एटम जो है वो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव है और जो निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो कि पूरा फैला हुआ है, निगेटिव चार्ज जो कि ये सीड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लैक सीड्स को, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और ओवरऑल ये पॉजिटिव एंड निगेटिव इस तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है कि एटम जो रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। थॉमसन ने पहला ये एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, आप चाहे तो इसको डायग्राम बना सकते हैं, बस उतना ही काफी है, बाकी और कुछ इससे पूछने जाने वाला नहीं है। आपके आईआईटी के पर्पस से या नीट के पर्पस से तो इससे एटलीस्ट नहीं पूछा जाएगा कि थॉमसन के मॉडल में क्या क्या प्रेजेंट था। ठीक है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि थॉमसन ने जो दिया वो उन्होंने एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया, क्योंकि एटम न्यूट्रल है, और एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर दिया कि एटम में नेगेटिव चार्ज है जो कि एम्बेडेड है पॉजिटिव चार्ज के अंदर, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया थॉमसन मॉडल ने। अब उसके बाद हम रदरफोर्ड मॉडल की बात करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल में क्या हुआ, रदरफोर्ड ने जो बताया, उन्होंने ये बताया एटम की न्यूट्रलिटी। तो अब उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड मॉडल, जिसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं या बोलते ही हैं, अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल, यहां पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, उस रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा रेज निकल लेते हैं। अल्फा रेज क्या होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की रेज निकल लेती है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अभी मैंने आपको बताया था अल्फा पार्टिकल, ये एक आपका रेडियो एक्टिव सोर्स है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझिएगा सब लोग। रेडियो एक्टिव सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स का क्या काम, क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज का डीके करते रहते हैं, जिसकी वजह से अल्फा बीटा गामा रेज जो है उनसे निकलती रहती है। तो अल्फा बीटा गामा जो रेज निकलती, तो ये अल्फा पार्टिकल इस रेडियो एक्टिव सोर्स से निकल रहे थे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक लेड प्लेट यूज की, लेड की, ये अल्फा रे यहां से गई, तो कुछ अल्फा रेज को हमने रोक दिया, कुछ अल्फा रेज यहां से निकलने स्लिट से, लेड की प्लेट हमने या लेड की जो स्लिट यूज की है। उसके बाद ये यहां पे गई और इस गोल्ड फॉइल में, ये गोल्ड का फॉइल है,
दिस इज गोल्ड फॉइल जो कि बहुत थिन है, अराउंड 100 नैनोमीटर। बहुत थिन गोल्ड की फॉइल ली और इस पे ये स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक करने के बाद ये जो अल्फा रेज इधर से आ रही थी, जो स्लिट से पास हो रही हैं, उनमें से अब इसके साइड में हमने लगाई है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई है हमने। हमने पढ़ा था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट में कि जिंक सल्फाइड का काम क्या होता है। जिंक सल्फाइड कोटेड, जिंक सल्फाइड कोटेड, यहां पे हमने कुछ भी मटेरियल ले रखा है उस पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें, ये जो अल्फा रेज आ रही हैं, ये अल्फा रेज इधर भी जा रही हैं, इसको मैं ऐसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं। ये अल्फा रेज ही हैं जो स्ट्राइक कर रही हैं। ठीक है, तो दीज आर द अल्फा रेज, मैं ये बोल रहा हूं अल्फा पार्टिकल रेज जो यहां पे जाके स्ट्राइक कर रही हैं। तो हो क्या रहा है इस एक्सपेरिमेंट में, फिर से देखिए, ये जो गोल्ड की फॉइल दिखाई गई है, दिस इज द गोल्ड फॉइल, ये जिंक कोटेड मटेरियल है, जिंक सल्फाइड कोटेड लेड की स्लिट। एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, अब ध्यान से सुनिए, इधर एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, इस रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा रेज निकल रही हैं, वो अल्फा रेज यहां से पास करके लेड की प्लेट से पास करके स्लिट से पास होके इस गोल्ड की फॉइल पे स्ट्राइक कर रहे हैं। गोल्ड की फॉइल पे स्ट्राइक कर रही है, तो गोल्ड की फाइल बहुत ही थिन गोल्ड की फाइल हमने यूज की है, वो जिसका क्या थिकनेस जो है वो अराउंड 100 नैनोमीटर है। अब उस पे जाके अल्फा रेज स्ट्राइक कर रही हैं, उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद कुछ अल्फा रेज इधर जा रही हैं, ये दिख रहा है, कुछ ऐसे जा रही हैं, कुछ सीधे जा रहे हैं, ये अल्फा रेज गए और सब मतलब हर जगह स्ट्राइक कर रहे हैं ऐसे। तो हमें कैसे पता चलेगा, जब ये स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि अल्फा रेज हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं जो कि एक हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेंगे तो जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी है हमने, तो जिसकी वजह से क्या आएगा, यहाँ पे फ्लोरोसेंस आएगा, एक शाइनिंग आएगी। हमने कल के भी लेक्चर में देखा था कैथोड एक्सपेरिमेंट में भी कि जब कैथोड से निकलने वाली जो कैथोड रेस थी, जब वो पीछे जाके स्ट्राइक करती थी एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे, तो फ्लोरोसेंस आता था, और उसी से हमें पता चलता था कि कैथोड से कोई रेज निकल रही है, जिसको हमने नाम दिया था कैथोड रेस। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा रेज जाके यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोरोसेंस आएगा, और उस फ्लोरोसेंस की वजह से हमें ये पता चल रहा है कि अल्फा पार्टिकल जो यहां से आ रहे थे, वो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, तो बट इसमें ऑब्जर्वेशन क्या था, अब इसी का एक दूसरा पार्ट मैं यहां पे बनाता हूं साइड में। ठीक है, मैं इस साइड बनाता हूं उसको। हो क्या रहा है यहां पे, एक ही एटम के रिस्पेक्ट में दिखाता हूं, आप बुक में पढ़ेंगे तो बुक में आपको वो ढेर सारे एटम के रिस्पेक्ट में भी दिखाएंगे, बट मैं एक एटम से ही आपको यहां पे समझाने का ट्राई करता हूं। These are the alpha rays. ये जो हमने गोल्ड की फॉइल ली है, इस गोल्ड की फॉइल के एटम को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और अल्फा रेज आ रहे हैं यहां पे और इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं गोल्ड के फॉइल पे, इस एटम पे, तो यहां पे और यहां पे हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी है पीछे, तो अल्फा रेज ऐसे सीधे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, उसके बाद कुछ ऐसे आ रहे हैं, कुछ ऐसे चले गए, ये इधर आ गया, और एक ये जो सीधे जा रहा है मैं उसको उसके बाद पे डिफ्लेक्शन दिखा रहा हूं, ये गया यहीं से वापस आया। ठीक है, तो इस रदरफोर्ड मॉडल में देखिए उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल पे अल्फा रेज स्ट्राइक किए, अल्फा रेज ये गई गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक की, बहुत थिन गोल्ड फॉइल ली थी, और फिर उसके बाद ये अल्फा रेज इधर पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे फ्लोरोसेंस कॉज कर रही है, वही चीज हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है।
ये हमारी अल्फा रेज है, ये अल्फा रेज जो कि अल्फा पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, सीधे जा रही है, ये एटम में, एटम से निकल के ऐसे जा रही है, पीछे स्ट्राइक कर रही है, तो यहां फ्लोरोसेंस आएगा। फिर हमने देखा इधर भी फ्लोरोसेंस आ रहा है। अगर वो सीधे चली जाती तो फ्लोरोसेंस केवल इतने पार्ट में आता, लेकिन यहां भी फ्लोरोसेंस आ रहा है, इसका मतलब यहां भी आके स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उसको हमने यहां पे दिखाया। ठीक है, तो वो अब इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या था, जो रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे फ्लोरोसेंस आ रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन का हम डिस्कशन करते हैं। तो व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ऑब्जर्वेशन देखिए, ऑब्जर्वेशन में जो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट बताया, वो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज, आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जो है वो सीधे सीधे निकल जा रही हैं, सीधे सीधे निकल जा रही हैं। सो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास्ड through the gold foil without getting any deflection, है ना, करेक्ट। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग एनी डिफ्लेक्शन, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, सम ऑफ द अल्फा रेज, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा रेज, small fraction of the alpha rays, small fraction of the alpha rays deflected at a certain angle। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन जो था, जो हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया है इस वाली लाइन को, दिस इज शोइंग व्हाट, वेरी फ्यू, ऑलमोस्ट कितना, 1 in 20,000, वेरी फ्यू अल्फा रेज got deflected at an angle of 180 डिग्री। ये एंगल मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है, ये अपने ही पाथ पे वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसी रेज होंगी कितनी, अगर हमारे पास 20,000 अल्फा पार्टिकल वाले हैं जो मूव कर रहे हैं, तो 20,000 अल्फा पार्टिकल में केवल एक होगा जो कि अपने ही पाथ पे वापस आ जाएगा, उसको हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया। ये अल्फा पार्टिकल है जो कि अपने पाथ पे, तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन थे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग एनी डिफ्लेक्शन, फर्स्ट पॉइंट, जो कि सीधा सीधा निकल रही थी। A small fraction of the alpha rays deflected at a certain angle, and very few 1 in 20,000 alpha ray got deflected at an angle of 180. This was the observation. So, इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे क्या कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे आप, बताइए, क्या कंक्लूजन रदरफोर्ड ने फाइंड आउट किया होगा, क्या कंक्लूजन आपने फाइंड आउट, सो इसके बेस पे क्या कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे हम, इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे कंक्लूजन्स के हम डिस्कशन करते हैं। कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन है, फर्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या हो रहे थे, सीधा सीधा इस एटम से सीधा सीधा पास हो जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। अब बात करते हैं हम किसकी, थॉमसन मॉडल की। थॉमसन ने क्या बोला था, और क्यों रदरफोर्ड मॉडल आने के बाद थॉमसन का जो मॉडल है वो फेल हो गया, क्यों वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला भाई मेरे एक्सपेरिमेंट में तो कुछ और आ रहा है, और जो थॉमसन का मॉडल था वो उसको फॉलो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, देखते हैं हम इधर। थॉमसन ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, ये एटम है, इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, और निगेटिव चार्ज क्या है, ऐसे एम्बेडेड है केवल, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब अल्फा रेज, जो अल्फा पार्टिकल इधर से जा रहे थे,
अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। अभी हमने डिस्कशन किया था अल्फा पार्टिकल क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। तो अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम और उस पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है। अब अगर यहां भी पॉजिटिव चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता, अगर ऐसा होता जो थॉम्सन मॉडल ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह प्रेजेंट है, अगर पॉजिटिव चार्ज हर जगह होता तो अल्फा पार्टिकल जब इधर मूव करता तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव सेम चार्ज होने की वजह से क्या होता? रिपल्शन फोर्स। रिपल्शन फोर्स होता तो इसमें डिफ्लेक्शन होता, सीधा सीधा तो जा नहीं सकता था वो, इसमें भी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता। जबकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है? ऑब्जर्वेशन ये आ रही है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल डायरेक्टली, बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ज्यादातर जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधा सीधा अपने पाथ पे मूव कर रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल इधर से आ रहा है, ये जो हमने दिखाया, अब इस पे है पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज, और अगर यहां भी पॉजिटिव चार्ज होता, यहां भी पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिव होता, तो अल्फा पार्टिकल पे कुछ तो डिफ्लेक्शन होता, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे वो रिपल्शन फोर्स लगाता, रिपल्शन फोर्स की वजह से उस पर डिफ्लेक्शन होता। लेकिन इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो कि थॉम्सन मॉडल में था। इसका मतलब वो मॉडल इस एक्सपेरिमेंट के बाद उस मॉडल को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मॉडल ऑब्वियसली काम नहीं कर रहा है। तो हमने जो कंक्लूजन निकाला उससे हमने एक कंक्लूजन निकाला इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे। तो थॉम्सन मॉडल यहां फेल हो गया, ये भी क्लियर है सबको कि थॉम्सन ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता पॉजिटिव चार्ज, तो अल्फा जो अल्फा रेज आ रही है, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज वो सीधी निकल गई, ऐसा नहीं हो पाता है ना, क्योंकि उनमें डिफ्लेक्शन होता, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होता। तो ये बात क्लियर है सबको? तो इस वजह से वहां पे थॉम्सन मॉडल काम नहीं कर रहा। अब जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी उसके बेस पे क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन हमने ये फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास डायरेक्टली थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो कंक्लूजन क्या आएगा हमारे पास कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। फर्स्ट पॉइंट ऑब्जर्व, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज यहां पे होता तो डिफ्लेक्शन होता, वो सीधा निकल जा रहे हैं, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। सेकेंड पॉइंट, फिर हमने ये देखा कि कुछ ही अल्फा रेज ऐसी हैं जिनमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे ये आ रही है यहां डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये आ रही है यहां डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब बहुत ही हाईली पॉजिटिव चार्ज जो कि है कंसंट्रेटेड है, वो कहां पे होगा? सेंटर पे, एटम के सेंटर पे। यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्चुअली एटम के सेंटर पे प्रेजेंट है, ना कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज concentrated, positive charge of the atom is concentrated at the center. Positive charge of the atom is concentrated at the center. Center पे positive charge concentrate है, वहां पे present है, and it occupy very less volume as compared to the total volume of the atom. Total volume of the atom. Positive charge of the atom is concentrated at the center. It occupy very less volume as compared to the total volume of the atom. है ना, समझ में आ रहा है सबको? Then what will be the third point? थर्ड पॉइंट हम यहां से ये बोल सकते हैं कि इन्होंने फिर उसके कैलकुलेशन का कंपैरिजन भी बताया। लाइक अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अराउंड 10 to the power minus 15 मीटर, ये भी हम इसे कंक्लूजन बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि इट ऑक्यूपाई वेरी लेस वॉल्यूम एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। ठीक है, या इसको मैं अलग से लिखवा देता हूं, ये इसमें मत लिखिए, अगर अदरवाइज आपको लगेगा कि ये रदरफोर्ड मॉडल का ही पार्ट है। तो फर्स्ट, most of the space in atom is empty, positive charge of the atom is concentrated at the center, it occupy very less volume as compared to the total volume of the atom,
एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज था, फिर इसी को अपने रदरफोर्ड ने अपने पोस्टुलेट्स में जो उन्होंने अपना मॉडल दिया उसको नाम क्या दिया, न्यूक्लियस, है ना। सो न्यूक्लियस ऑक्यूपाई वेरी लेस वॉल्यूम कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। वही पॉइंट हो जाएगा कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये जो है टोटल एटम के रिस्पेक्ट में ये बहुत कम, क्योंकि अगर ये और बड़ा होता तो और ज्यादा अल्फा रेज में डिफ्लेक्शन आता। तो हम ये देखते हैं कि जितनी अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द सीधे निकल गए, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। सम ऑफ द क्या है, अल्फा रेज, बहुत कम ऐसी अल्फा रेज हैं जिनमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही स्मॉल स्पेस में कंसंट्रेटेड है, जो कि हम यहाँ पे बता रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, इट ऑक्यूपाई वेरी लेस वॉल्यूम एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गए। अब इसको उन्होंने नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। और फिर आगे उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स बताए कि ये न्यूक्लियस जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्चुअली न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, जो कि एकदम सेंटर पे होगा एटम के में। और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, थॉमसन मॉडल भी यहाँ पे गलत साबित हो गया। और उसके अलावा फिर उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स में और कई पॉइंट्स दिए, लाइक इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, उसके बारे में हम फिर आगे डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, है ना। तो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। बट इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा। अभी पॉजिटिव चार्ज से हमें पता चल गया क्योंकि अल्फा रेस पे पॉजिटिव था, तो इस पे पॉजिटिव की वजह से उन्होंने ये बता दिया कि पॉजिटिव जो होगा वो सेंटर पे होगा। देन इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा। अब ये तो हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन, देन उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे कंक्लूजन कि most of the space in atom is empty and positive charge of the atom is concentrated at the center, it occupy very less volume as compared to the total volume of the atom. Then we will discuss about the postulates of the Rutherford atomic model, and in that postulate we will discuss कि how electrons are arranged and how he gives the explanation कि electrons are arranged in the atom. ठीक है, फिर कुछ drawbacks भी हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपनी एक कैलकुलेशंस पे जाएंगे। ठीक है, जिसमें हमारी कुछ कैलकुलेशन अप्रोच भी है इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, उसका डिस्कशन करेंगे। तो सेकेंड क्लास में हम यहीं पे खत्म करते हैं, देन वी विल डिस्कस फर्दर। ओके, थैंक यू।